नमस्कार दोस्तों। आदर्श टेक्निकल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे, सभी मस्त मजे में होंगे और तैयारी करने में सभी व्यस्त चल रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, सभी को राम राम दोस्तों। और यहाँ पर आपके टॉप 2000 प्रश्नों की जो दोस्तों सीरीज चल रही है, इस कड़ी के अंदर आज एक और क्लास हमारी जो कि 9 नंबर क्लास रहेगी दोस्तों। और यहाँ पे जो 9 नंबर क्लास है दोस्तों, इससे पहले हमारी 8 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। जी हाँ, आइए दोस्तों एक एक करके एक एक क्लास को दोस्तों कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पे आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पेंडेंट लैंप में लचीली केबल को कोड ग्रिप अथवा दोस्तों अंडर राइट नॉट्स से सुरक्षित न किए जाने पर क्या होगा? सबसे पहले तो मेरे दोस्तों यहाँ पर हमको ये दिक्कत आ जाती है कि दोस्तों यहाँ पे पेंडेंट लैंप कौन सा होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अगर बात करूँ यहाँ पे, तो कैप के आधार पर, किसके आधार पर? कैप के आधार पर। तो दोस्तों कैप के आधार पर यहाँ पे आपके 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है दोस्तों यहाँ पे बायोनेट बायोनेट कैप लैंप होल्डर। ठीक है, और इसी के अंदर दोस्तों आपके 4 प्रकार के आ जाते हैं। पहला आता है आपके पेंडेंट, कौन सा आ जाएगा? पेंडेंट। दूसरा आता है दोस्तों बैटन बैटन। तीसरा आता है दोस्तों आपके एंगल एंगल। और दोस्तों नंबर 4 आता है आपका ब्रेकेट। तो इस प्रकार से दोस्तों ये 4 होल्डर आपके होते हैं। जो बायोनेट कैप होते हैं ये 200 वाट तक क्षमता के दोस्तों होते हैं। 200 वाट तक क्षमता के लिए दोस्तों ये प्रयोग की जाती है। दूसरा होता है दोस्तों आपके यहाँ पे एडिशन एडिशन स्क्रू एडिशन स्क्रू कैप कैप लैंप होल्डर यहाँ पे। और दोस्तों ये जो होल्डर होते हैं ये 200 से अधिक और 300 वाट तक दोस्तों यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो इसके अंदर होता क्या है कि इस प्रकार से दोस्तों ये होता है। और इसके अंदर की ओर दोस्तों क्या होती है? चूड़ियाँ बनी होती है और एक स्प्रिंग के द्वारा यहाँ पे दोस्तों एक पॉइंट होता है ये। तो यहाँ पे जो चूड़ियों के द्वारा है ये तो एन यानी न्यूट्रल का काम करेगा। और पीछे दोस्तों जो दिया जाता है वो आपके दोस्तों किसका काम करेगा? तो फेज का काम करेगा। तो ये जो आपके लैंप होगा ये लैंप में दोस्तों यहाँ पे होता है और इस पे चूड़ियाँ बनी होती है। और ये लैंप दोस्तों इस प्रकार से होगा, इसको घुमा करके इसमें कसा जाता है। तो ये जो होता है ये आपके 200 से अधिक और 300 तक, क्योंकि 200 तक तो दोस्तों ये होगा, तो ये 200 से दोस्तों अधिक होता है। एक नंबर 3 होता है यहाँ पे गोलियत 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 एडिशन गोलियत एडिशन स्क्रू गोलियत एडिशन स्क्रू कैप लैंप होल्डर। और ये दोस्तों 300 वाट से अधिक क्षमता के दोस्तों प्रयोग किए जाते हैं। तो इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? तो दोस्तों इन दोनों बिल्कुल सेम है, बस फ़र्क ये है कि इसमें जो ऊपर का आवरण होता है वो चीनी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, जबकि इसमें दोस्तों जो हम प्रयोग करते हैं वो बैकेलाइट का दोस्तों प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों ये पेंडेंट कौन सा होता है, मैं इसके बारे में आता हूँ सीधा। तो यहाँ पे दोस्तों हम इसकी बात करते हैं तो आपने देखा होगा घरों के अंदर दोस्तों एक लैंप होल्डर जो होता है वो आप इसको दोस्तों कहीं भी यहाँ पे इसको ऐसे एक डोरी अंदर फंसाई और यहाँ पे 2 पॉइंट होते हैं उस पे, और यहाँ पे दोस्तों ये लट्टू लगा दिया जाता है। तो ये जो अस्थाई आप लटका देते हो कहीं भी, अस्थाई लैंप होल्डर होता है जिसको आप कहीं भी डोरी लगाई अंदर और लटका देते हो। तो दोस्तों ये वही चीज कह रहा है, अगर यहाँ पे ग्रिप कॉर्ड और अंडर नॉट अगर नहीं लगाते हो तो क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पे जब ये अंडर देते हो, क्योंकि इसमें कैप भी होगी और यहाँ पे दोस्तों अंदर 2 पॉइंट होते हैं, तो आपकी डोरी आएगी तो यहाँ पे लगाओगे कि नहीं लगाओगे? अब अंडर नोट का मतलब होता है इस डोरी के अंदर की तरफ दोस्तों एक गांठ लगा दो। आप गांठ लगा देते हो तो कनेक्शन पे दोस्तों क्या होगा? लोड नहीं पड़ेगा।
नहीं तो कनेक्शन क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे और खतरे का खतरा हो सकता है दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि ये तार हो सकता है दीवार के टच हो जाए यहाँ पे। तो या तो अंदर नोट लगाओ, या दोस्तों कार्ड ग्रिप होती है अंदर की तरफ, एक ग्रिप सी होती है, पेन की सी नलकी सी होती है, वो अंदर फंसाई जाती है, तो उस पे आपकी जो डोरी होती है वो टाइट हो जाती है, तो अंदर गांठ लगा दी जाती है। तो लैंप में मंद प्रकाश उत्सर्जित होगा, जी नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। छत यानी सीलिंग अति तप्त हो जाएगी, जी नहीं, ये भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लैंप अधिक बिजली खपत करेगा, जी नहीं। केबल कनेक्शन टूट सकता है, बिल्कुल केबल कनेक्शन टूट सकता है, जिससे दोस्तों आघात यानी झटका लगने का खतरा रहता है, बिल्कुल राइट पर्सन दोस्तों आपका है यहाँ पे। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा मेरे लाडलो। बोलो आपको समझ में आया कि नहीं आया? अरे पढ़ो इस कदर कि एक एक प्रश्न को दोस्तों पूरा का पूरा पोस्टमार्टम कर दीजिए। अब यहाँ से कितने कैसे भी दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछ ले, गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो लैंप के पीछे का दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये व्यास दोस्तों कितना होता है? अरे दोस्तों ये जो व्यास होता है ये 15 mm का होता है। कितना होता है? 15 mm का होता है। दूसरी चीज जो काला काला पदार्थ होता है ना, वो दोस्तों बिट्यूमिनी पदार्थ होता है। कौन सा हो जाएगा? बिट्यूमिनी पदार्थ होता है। क्लियर दोस्तों? यहाँ पे चले आगे। चलो तो पहला प्रश्न हो चुका है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे दोस्तों हम देखते हैं, और आपके स्क्रीन पर दूसरा नंबर आ चुका है, यानी दूसरा प्रश्न। 400 वोल्टेज के लाइन टू लाइन वोल्टेज और 10 एम्पियर की लाइन धारा वाली दोस्तों 3 फेज प्रणाली में यदि शक्ति गुणक कितना है? तो 0.9 है। तो दोस्तों लोड को प्रदान की गई कुल वास्तविक शक्ति दोस्तों किसमें होगी? वाट में होती है। तो वाट में दोस्तों कितनी होगी यहाँ पे? अरे मेरे लाडलो, यहाँ पे आपको सिंगल फेज अगर निकालना है तो P बराबर वी आई कोस थीटा कर दीजिए, ठीक है। 3 फेज का अगर दोस्तों आपको निकालना है तो यहाँ पे P बराबर √3 VL IL कोस थीटा कर दीजिए। ये तो रहा किसमें? लाइन में। और दोस्तों यहाँ पे 3 फेज P बराबर 3 VPH IPH कोस थीटा, ये किस में होगा? ये दोस्तों फेज में होता है। और डीसी के लिए मैं बात करूं तो P बराबर दोस्तों वी आई दोस्तों होता है। तो ये दोस्तों किस में हो जाएगा? ये आपके डीसी के अंदर हो जाएगा, जबकि ये दोस्तों किस में हो जाएगा? एसी के अंदर हो जाएगा। पूरे पावर निकाल सकते हो। अब यहाँ पे सीधा सा कह दिया इसने, तो लाइन टू लाइन है तो लाइन वाला लगेगा। तो यहाँ पे लगा दीजिए दोस्तों P बराबर √3 VL IL कोस थीटा। अब इसमें रख दीजिए। तो यहाँ पे 400 वोल्टेज के लाइन टू लाइन वोल्टेज में 10 एम्पियर है, तो 10 एम्पियर भी है, 400 वोल्टेज है, 0.9 ये है। तो 0.9 तो दोस्तों यहाँ पे ये आ गया, इनटू में 10 एम्पियर ये आ गया, और इनटू में दोस्तों 400 वोल्टेज ये आ गया, ठीक है। अब अंडर रूट के अंदर दे रखा है, तो अंडर रूट दोस्तों ऐसे कैसे रख लीजिए आप, ठीक है। ये तो हो गया दोस्तों आपका कितना? 4000 हो गया। एक पॉइंट से दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट से उड़ेगा तो एक जीरो चला जाएगा, तो 9 चौक 36 हो गया। 9 चौक 36 और 2 जीरो ऐसे कैसे? 3600 हो गया। और √3 ये है दोस्तों, √3 है, तो वाट आया कि नहीं आया? अरे वाट आया कि नहीं आया? तो P बराबर 3600 √3 वाट आ गया। तो 3600 ये पूरा का पूरा ऐसे कैसे दोस्तों? आराम से बोलो, कोई दिक्कत आई क्या? नहीं। तो यहाँ पे बोलो आपको समझ में आया कि नहीं आया? आ गया जी, ठीक है, क्लियर। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 3 नंबर। आइए अगला प्रश्न आ चुका है आपके स्क्रीन पर। 3 नंबर। एक लंबे संट मिश्रित जनित्र में संट क्षेत्र कुंडली के खाली स्थान जुड़ी होती है, आर्मेचर के साथ श्रेणी में होती है, श्रेणी क्षेत्र और लोड के बीच में होती है, आर्मेचर और श्रेणी क्षेत्र कुंडली दोनों के समांतर में होती है, और केवल दोस्तों लोड के साथ में होती है। आइए यहां पर आपसे कह रहा है कि लंबे संट मिश्रित डीसी जनित्र, यानी कि दोस्तों यहाँ पे हम कहते हैं ये हमारा आर्मेचर है, और यहाँ पे जब वो लंबे संट के लिए कह रहा है तो दोस्तों यहाँ पे वो कह रहा है इस प्रकार से। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे वो कहता है वैसे हम चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये लीजिएगा, और वो डीसी संट जनित्र की कह रहा है, यानी जनरेटर की, तो ये आपका लोड लग जाएगा। सॉरी, क्या लग गया? लोड। तो यहाँ पे सीधा सीधा हम क्या लगा देंगे? लोड। अब दोस्तों वो यही तो पूछ रहा है कि लंबे संट जनित्र में संट यानी संट क्षेत्र जो होता है वो संट क्षेत्र ये क्या है?
एफ एस एच, ये क्या है एफ एस ई, और ये क्या है ए। तो हम कहेंगे ये संट क्षेत्र है, वो इसके भी और इसके भी, इन दोनों के दोस्तों समांतर क्रम में है कि नहीं है। आर्मेचर के श्रेणी क्रम में, तो आर्मेचर के श्रेणी में तो केवल एफ एच है, एफ एस ई है यहाँ पे। और श्रेणी क्षेत्र और लोड के बीच में, श्रेणी क्षेत्र और लोड के बीच में यानी यहाँ पे तो नहीं है। आर्मेचर और श्रेणी क्षेत्र कुंडली दोनों के समांतर में है, तो भैया इन दोनों के बिल्कुल समांतर में है, केवल लोड के नहीं, केवल लोड के नहीं। तो यहाँ पे इन दोनों के क्या है, बिल्कुल समांतर में है। तो दोस्तों ये तो कौन सा बन गया, लॉन्ग। ये तो कौन सा हो गया दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे सीधा सीधा लॉन्ग के बारे में हो गया। ठीक है, एक दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूंगा, यहाँ पे अब दोस्तों यहाँ पे होता क्या है, इस प्रकार से होता है। अगर दोस्तों यहाँ पे मैं ऊपर की तरफ जोड़ देता हूं तो बोलो ये लॉन्ग बनेगा कि नहीं बनेगा, जो ऊपर वाला बनाया था यहाँ पे, यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे अब इसको मैं नीचे जोड़ देता हूं तो यहाँ पे ये हो गया शॉर्ट, ये क्या हो जाता है शॉर्ट। तो दोस्तों ये शॉर्ट हो गया। तो अब केवल आर्मेचर के क्या है, ये समांतर में, आर्मेचर के, केवल आर्मेचर के समांतर में। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये इसके क्या है, समांतर में है। तो एफ एस एच यहाँ इसके समांतर में कह सकते हो, या दोस्तों लोड और इन दोनों के श्रेणी में है, तो ये दोनों के तो श्रेणी में है, इनके भी दोस्तों समांतर में होता है। तो यहाँ प्रेजेंट में यहाँ से देखते हैं तो केवल ये इसके श्रेणी में, सॉरी समांतर में होता है। तो राइट ऑप्शन आपका 3 नंबर हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों आगे चलते हैं, और आपके नंबर 4 प्रश्न आ चुका है, 4 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा अन्य प्रकार की अर्थिंग की तुलना में प्लेट अर्थिंग, अन्य प्रकार की जो अर्थिंग होती है उसमें दोस्तों जो प्लेट अर्थिंग होती है का उपयोग करने का लाभ नहीं है। तो भाई अर्थिंग यानी प्लेट अर्थिंग करने का लाभ नहीं है, बाकी तो है या नहीं। कम संस्थापन लागत, उच्च वोल्टता प्रणाली के लिए अधिक उपयुक्त है, उच्च वोल्टेज के लिए। उच्च प्रतिरोधकता वाली मृदा में निम्न प्रतिरोध, ये निम्न है ना, तो निम्न प्रतिरोध प्रदान करना, उच्च प्रतिरोधकता वाली मृदा, तो मृदा में निम्न प्रतिरोध प्रदान करना और कम अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। तो ये कह रहा है कि लाभ नहीं है, तो हम कह रहे हैं कि भैया ये अनुरक्षण इसका यानी आवश्यकता नहीं होती ज्यादा देखभाल की, तो ये तो सही है। उच्च प्रतिरोधकता वाली मृदा में निम्न प्रतिरोध प्रदान करना, ये भी थोड़ा सा बेस्ट है। और यहाँ पे कम संरचना लागत, लागत भी ज्यादा दोस्तों नहीं है। ये कह रहा है उच्च वोल्टेज प्रणाली के लिए अधिक उपयुक्त है, तो ये लाभ थोड़ी है भाई, कम के लिए हम प्रयोग नहीं कर सकते क्या भाई, कम के लिए प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि जरूरी है क्या उच्च वोल्टेज के अंदर ही ये अधिक प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 2 नंबर प्रश्न आपका राइट होगा। 5 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो प्रचालन वोल्टता दोस्तों कितनी है, 1000 वोल्टेज है। खालिस्तान की वायरिंग संस्थापन के लिए विद्युत रोधन प्रतिरोध खालिस्तान से कम नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे 1000 वोल्टेज के लिए है, और यहाँ पे सीधा सीधा सा है कि रोधन प्रतिरोध जो होता है दोस्तों, यहाँ पे रोधन प्रतिरोध को हम कहते हैं यहाँ पे इंसुलेशन प्रतिरोध। इंसुलेशन प्रतिरोध जो होता है दोस्तों, इंसुलेशन प्रतिरोध होता है वो किसमें हमेशा, तो हम कहेंगे मेगा ओम में। और मेगा ओम को दोस्तों किससे मापा जाता है, तो मेघर के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है, तो मेघर के द्वारा मापा जाता है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं मेगा ओम में, ये कह रहा है किलो ओम, 1 मेगा ओम, 100 ओम और 10 ओम। तो हम कहेंगे सीधा सीधा कि 1 मेगा ओम से कभी भी दोस्तों कम नहीं होना चाहिए। तो इंसुलेशन आप चाहे कहीं भी यूज लो, तो कोई सा भी डोरी केबल हो दोस्तों, तो उसका इंसुलेशन कम से कम 1 मेगा ओम तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन है, IEEE 80 के अनुसार ग्राउंड प्रणाली सिस्टम का दोस्तों प्रतिरोध होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे ग्राउंड प्रणाली प्रतिरोध का जो प्रतिरोध खालिस्तान, तो प्रणाली की कुल लोड धारा के बराबर होना चाहिए, नहीं भाई साहब। दक्ष प्रचालन सुनिश्चित करने हेतु यथासंभव उच्च होना चाहिए प्रतिरोध।
प्रतिरोध उच्च होना चाहिए क्या? नहीं भाई साहब। अत्यधिक विद्युत प्रवाह को रोकने के लिए मध्यम होना चाहिए? नहीं। अत्यधिक प्रवाह को रोकने के लिए अरे जल्दी से जल्दी भेजे, उल्टा हम तो ये चाहते हैं। इतना कम होना चाहिए कि दोष धाराएं सुरक्षित रूप से पृथ्वी में क्षैतित हो सके, यानी आसानी से क्या हो जाए, प्रवाहित हो जाए। तो भैया ये 80 नियम यही कहता है कि कोई भी, जैसे आपका कूलर है या और कुछ है, तो इसका प्रतिरोध दोस्तों जमीन के अंदर यहाँ पे जल्दी से जल्दी दोस्तों क्या जाए, नीचे चला जाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट 7 नंबर है, फेराडे के नियम के अनुसार डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ का दोस्तों परिमाण खालिस्तान पर निर्भर करता है। तो दोस्तों यहाँ पे फेराडे के नियम के अनुसार डीसी जनरेटर में प्रेरित जो ईएमएफ का जो परिमाण होता है वो खालिस्तान पर निर्भर करता है। तो हम कहते हैं कि दोस्तों परिमाण की अगर बात करें, E बराबर फाई जेड एन पी अपोन में 60A, इनके ऊपर दोस्तों क्या करता है, निर्भर करता है। तो हम कहते हैं कि फाई जेड एन पी के दोस्तों क्या होता है, समानुपाती, और केवल 60 और A के दोस्तों क्या होता है, विलोम अनुपाती होता है। तो यहाँ पे इन चारों के दोस्तों क्या होगा, समानुपाती होता है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं केवल चालक की लंबाई। अब दोस्तों यहाँ चालक की लंबाई का तो कोई जिक्र ही नहीं है ना, ठीक है, तो नहीं है तो इसको काटो। चुंबकीय अभिवाह के परिवर्तन की दर, चुंबकीय अभिवाह के परिवर्तन की दर, ठीक है। फैराडे के नियम के अनुसार डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ परिमाण जो होता है, ईएमएफ का जो परिमाण होता है खालिस्तान पर निर्भर करता है चुंबकीय अभिवाह के परिवर्तन की दर पर, चालक के पदार्थ पर, और चालक के दोस्तों प्रतिरोध पर। अब चालक का दोस्तों इसमें प्रतिरोध भी नहीं आ रहा, चालक के प्रतिरोध भी नहीं आ रहा, लेकिन दोस्तों यहां चुंबकीय अभिवाह यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, यहां पे हम कहते हैं कि जो हमारा ईएमएफ होता है ना, वो दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का मतलब समय, तो यहाँ पे, और एन का मतलब संख्याएं आप कह सकते हो, तो चालक तार की संख्या, तो यहाँ पे एन। तो इस प्रकार से दोस्तों ये चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के दोस्तों क्या होता है, यहाँ परिमाण पर निर्भर तो करता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन, यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं, तो राइट ऑप्शन तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वैसे दोस्तों यहां से भी आप निकाल सकते हो। 8 नंबर, यहां पे निम्नलिखित में से किसको बढ़ाने से परिनलिका का प्रेरकत्व कम हो जाता है? प्रेरकत्व दोस्तों कम हो जाएगा। प्रेरकत्व किसको कम करने पर दोस्तों, यहां पे आपको यह भी पता होगा दोस्तों कि प्रेरकत्व यानी एल जो होता है हमारा, वो दोस्तों एन, ठीक है, एन का दोस्तों यहाँ स्क्वायर भी होता है। कम किसके साथ होता है, एक तो लंबाई के साथ में, और दोस्तों एक धारा के साथ में दोस्तों क्या होता है, ये कम होता है। बाकी यहाँ पे जो हमारा एल होता है ना, ये एल दोस्तों बढ़ता ही है, यानी कि एल आपका एक चुंबकीय फ्लक्स पे भी होगा, एक एन माइनस दोस्तों 1 पे भी दोस्तों होता है। लेकिन यहाँ मैं कहूंगा एल और आई जो होता है, इन दोनों के दोस्तों ये क्या होता है, विलोम अनुपाती होता है। फेरों की संख्या के तो दोस्तों समानुपाती होता है, कुंडली की लंबाई के दोस्तों विलोम अनुपाती होता है, कटाक्ष क्षेत्रफल के दोस्तों यहाँ पे, कटाक्ष क्षेत्रफल के दोस्तों यहाँ पे ये ए भी आ जाएगा दोस्तों, कटाक्ष क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। और क्रोड की दोस्तों चुंबकशीलता कह दो, यहाँ पे म्यू 0 और म्यू ए भी दोस्तों यहाँ पे आता है, इसके भी दोस्तों समानुपाती होता है। लेकिन लंबाई और धारा के दोस्तों यहाँ पे मैं कहूंगा एल समानुपाती एल यहाँ पे, और एक होता है एल समानुपाती 1 अपोन में दोस्तों आई होता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुंडली की लंबाई दोस्तों होती है। यहाँ पे जो प्रेरकत्व होता है दोस्तों, इसका प्रतीक तो एल होता है, और दोस्तों मात्रक क्या हो जाएगा, तो मात्रक दोस्तों यहाँ पे हेनरी होता है। क्या होता है, हेनरी होता है, या फिर वोल्ट प्रति दोस्तों क्या होता है, कुलाम होता है। वोल्ट प्रति क्या होता है दोस्तों, कुलाम होता है। अरे प्रेरकत्व को किसके द्वारा मापा जाता है, तो दोस्तों इसके 3 टुकड़े कर दिए जाते हैं, एक हो जाता है निम्न, एक हो जाता है दोस्तों यहाँ पे मध्यम, और एक हो जाता है दोस्तों उच्च। निम्न को किसके द्वारा, तो हम कहेंगे एंडरसन के द्वारा मापा जाता है। मध्यम के द्वारा यहाँ पे मैक्सवेल, तो मैक्सवेल के द्वारा मापा जाता है। और दोस्तों उच्च जो मापा जाता है
उच्च जो होता है ना, उच्च बोलो किसके द्वारा, तो हेई ब्रिज के द्वारा दोस्तों माप लिया जाता है। यहाँ पे जो प्रेरकत्व होता है ना, ये प्रेरकत्व दोस्तों किसका विरोध करता है, तो यहाँ पे धारा परिवर्तन का दोस्तों क्या करता है, विरोध। धारा परिवर्तन का दोस्तों क्या करता है, विरोध करता है। इसका दोस्तों पावर फैक्टर बोलो कितना होता है, तो हम कहेंगे इसका पश्चगामी क्या होता है रे मेरे लाडलो, यहाँ पे पश्चगामी यानी कि लेगिंग होता है। क्लियर यहाँ पे, तो ये सारी चीजें दोस्तों आपको आराम से मिल जाती है। आगे नेक्स्ट 9 नंबर है, ट्रांसफॉर्मर एक खालिस्तान होता है। तो दोस्तों ट्रांसफॉर्मर एक घूर्णी होता है क्या, जी नहीं। घूर्णी ट्रांसफॉर्मर के रूप में एक तुल्यकालिक मोटर, जी नहीं। गतिशील होता है क्या, जी नहीं। तो ये तो आपका स्टैटिक, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिक भी कहते हैं। अब दोस्तों हम ट्रांसफॉर्मर की थोड़ी सी अगर बात कर लें, तो दोस्तों यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर की अगर मैं बात करूँ, तो ट्रांसफॉर्मर एक कौन सी युक्ति है, तो मैं कहूँगा कि एक विद्युत युक्ति होती है, विद्युत युक्ति होती है। और इसमें दोस्तों वोल्टेज अगर ये बढ़ाता है तो दोस्तों धारा घटा देती है, और धारा को बढ़ाता है तो दोस्तों वोल्टेज घटा देता है। यानी वोल्टेज और धारा के मान में परिवर्तित इसके द्वारा किया जाता है। यहाँ पे मैं कहूँ कि चेंज दोस्तों किसको करता है, चेंज वोल्टेज व दोस्तों धारा को चेंज करता है। लेकिन दोस्तों ये ट्रांसफर किसे करता है, ट्रांसफर दोस्तों यहाँ पे पहला दोस्तों पावर को करता है दोस्तों यहाँ पे, दूसरा दोस्तों यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को करता है, और तीसरा दोस्तों यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स यानी कि यहाँ पे ट्रांसफर करता है। यानी इसके मान दोस्तों इसमें ये नियत होते हैं, जबकि चेंज ये परिवर्तित होते हैं, परिवर्तित। ठीक है, तो ये परिवर्तित होते हैं। और यहाँ पे इसकी जो वो रेटिंग होती है, तो हम कहेंगे KVA दोस्तों, इसकी रेटिंग क्या होती है, KVA या फिर बड़ी क्षमता में होता है तो MVA के अंदर होती है। नेक्स्ट 10 नंबर की अगर बात करते हैं, तो अर्थिंग के संदर्भ में भू प्रतिरोध के संबंध में दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अर्थिंग के संदर्भ में भू प्रतिरोध के संबंध में निम्नलिखित, तो दोस्तों अर्थिंग यानी भू प्रतिरोध के, तो पहले तो मैं ये बता दूं कि जो अर्थिंग होता है, यहाँ पे भाई अर्थिंग होता है, तो अर्थिंग के अंदर दोस्तों जो प्रतिरोध होता है, जो प्रतिरोध होता है वो क्या होना चाहिए भैया, कम से कम होना चाहिए। तो पहला तो कह रहा है कि भू प्रतिरोध विद्युत सुरक्षा को प्रभावित नहीं करता। अरे भैया विद्युत सुरक्षा को प्रभावित नहीं करता है, यहाँ पे हम कह रहे हैं ये तो गलत हो गया ना, सुरक्षा को प्रभावित नहीं कर रहा। निम्नतर भू प्रतिरोध विद्युत प्रणाली में निष्पादन में सुधार करता है। भाई निम्नतम भू प्रतिरोध, हम ये तो कह रहे हैं प्रतिरोध निम्न होना चाहिए, तो ये कह रहा है उच्चतर प्रतिरोध ग्राउंडिंग की प्रभावशीलता को बढ़ाता है, गलत बात है। भू प्रतिरोध केवल पावर ट्रांसमिशन दक्षता नहीं, ये भी गलत है। केवल ट्रांसमिशन में क्यों, वितरण में भी तो होता है, सब जगह प्रयोग होता है। तो राइट ऑप्शन बोलो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 नंबर हो जाएगा। 11 नंबर क्या कह रहा है, यदि दोस्तों फेरा अनुपात वाले 10 वाले एक आदर्श ट्रांसफॉर्मर, फेरा यानी लपेट, ट्रांसफॉर्मर के प्राथमिक लोड पर 50 वाट शक्ति प्रदान की जाती है, तो द्वितीयक लोड पर वितरित शक्ति ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये सीधा सीधा ये कह रहा है यहाँ पे कि एक ट्रांसफॉर्मर है ये, और फेरा अनुपात 10 वाले, यानी कि यहाँ पे इकाई, दाई, सैकड़ा, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी दोस्तों इधर भी 10 है और इधर भी 10 है। यहाँ पे वोल्टेज दे दिया गया, यानी ये प्राइमरी हो गई, और इधर सीधा सा हम जोड़ेंगे लोड, तो ये सेकेंडरी हो गई। फेरा अनुपात 10 वाले आदर्श प्राथमिक लोड पर दोस्तों 50 वाट शक्ति है। अब दोस्तों ये 50 वाट है, तो हम कहेंगे ट्रांसफार्मर चाहे स्टेप अप हो चाहे स्टेप डाउन हो, चाहे आदर्श हो चाहे कोई सा भी हो, बोलो पावर तो दोस्तों बराबर ही होगी ना, 50 वाट। अब यहाँ तो ये है कि जब उसने आदर्श कह दिया, आदर्श ट्रांसफार्मर, तो इसमें तो वोल्टेज भी दोस्तों, यहाँ वोल्टेज है तो वोल्टेज भी इसमें तो क्या होगा, समान होगा। इसमें तो दोस्तों धारा भी क्या होगी रे, समान होगी। इस आदर्श के लिए दोस्तों, आदर्श के लिए दोस्तों यहाँ आदर्श के लिए मैं ये कहूंगा दक्षता दोस्तों कितनी होती है, 100% होती है। चुंबकशीलता जो दोस्तों होती है
यहाँ पे अनंत होता है। प्रतिरोध दोस्तों इसमें 0 होता है। चुंबकीय लीकेज धारा होती है, लीकेज धारा जो होती है, लीकेज धारा कह दीजिए, तो वो 0 होती है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, लीकेज की संभावना दोस्तों 0 होती है। और यहाँ पे दक्षता बोलो 100% होती है। तो अब यहाँ से तो आपसे पूछ रहा है कि द्वितीयक लोड पर दोस्तों वितरित शक्ति कितनी होगी, तो भैया आउटपुट में दोस्तों 60 वाट ही होती है। कितनी हो जाएगी, 60 वाट होती है। क्लियर, क्योंकि वहां पे बराबर ही होगी शक्ति, तो ये चीज ध्यान रखना, शक्ति बराबर होगी दोस्तों, है ना जी। नेक्स्ट अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है 12 नंबर। किसी भी लैंप को 3 या 3 से अधिक स्थानों से नियंत्रित करने के लिए दोस्तों मध्यवर्ती स्विच के साथ निम्नलिखित में से किस स्विच प्रकार की दोस्तों आवश्यकता होती है। तो यानी किस स्विच के प्रकार की दोस्तों आवश्यकता होती है। तो दोस्तों ये कह रहा है 3 या 3 से अधिक, तो हम कहते हैं 3 या 3 से अधिक जगह तो दोस्तों मध्यवर्ती, और मध्यवर्ती को कहते हैं हम यहाँ पे इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट दोस्तों स्विच होता है यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे एक होता है हमारे पास में वन वे। तो दोस्तों वन वे तो होता है कि एक लैंप को एक जगह से ऑन ऑफ करने के लिए। दूसरा होता है दोस्तों यहाँ पे हमारे पास में टू वे, और टू वे का मतलब होता है कि एक लैंप को 2 जगह से ऑन ऑफ करने के लिए। तो इसमें जैसे जीना हो गया, स्टेयरकेस जिसे कहते हैं, ठीक है। दूसरा आपका दोस्तों जीने के अलावा जैसे ये सॉरी क्या बोलते हैं इसको, बरामदा हो जाता है, हॉल होता है, इन सभी जगह दोस्तों हम प्रयोग करते हैं। नंबर 3 होता है दोस्तों इंटरमीडिएट, यानी वन वे, टू वे, इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट जो होता है वो दोस्तों यानी कि एक लैंप को 3 या 3 से अधिक जगह से दोस्तों क्या करता है, ऑन ऑफ करता है। यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से ये तो हो गया ये, और यहाँ पे दोस्तों इसको लगाने के लिए इसके अगल बगल में दोस्तों यहाँ पे क्या लगाए जाते हैं, इंटरमीडिएट दोस्तों स्विच लगाते हैं। इसको तो दोस्तों यहाँ पे इस तरह कर देते हैं कनेक्टेड, जी हाँ ये। अब यहाँ पे देते हैं फेज, और ये होता है दोस्तों न्यूट्रल। तो यहाँ पे हमारा लैंप होता है और इसको दोस्तों इस तरह से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो ये दोस्तों यहाँ पे हम कहते हैं ये होते हैं टू वे, ये टू वे होता है, और ये दोस्तों यहाँ पे होता है ये इंटरमीडिएट होता है। तो राइट ऑप्शन दोस्तों ये कह रहा है कि मध्यवर्ती स्विच के साथ में निम्नलिखित में से किस स्विच का प्रयोग किया जाता है। तो द्विपथी स्विच यानी टू वे स्विच का दोस्तों प्रयोग करते हैं, पुश बटन का नहीं करते, वन वे का और डिमर। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका 1 नंबर हो जाता है। क्लियर दोस्तों, यहाँ पे आइए अगला प्रश्न आ चुका है, और आपके नंबर 13। एक श्रेणी परिपथ में दोस्तों 10 ओम है, 20 ओम है और 8 ओम 3 प्रतिरोध 12 वोल्ट बैटरी के साथ में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। यदि परिपथ में प्रवाहित धारा दोस्तों 0.2 एम्पियर हो रही है तो प्रतिरोध R का मान ज्ञात करो। तो यानी कि 3 प्रतिरोध है और श्रेणी क्रम में है, तो यहाँ पे 10, 20 और R है। तो यहाँ पे कहते हैं 1, ये 2 और दोस्तों यहाँ पे ये 3, ठीक है। और 12 वोल्ट की बैटरी के साथ है, तो ये 12 वोल्ट के दोस्तों यहाँ पे हमने क्या लगा दी, बड़े प्यार से एक बैटरी लगा दी। यहाँ पे कह रहा है 10 हो गया, 20 हो गया, R हो गया, और यहाँ पे 12 वोल्ट के दोस्तों क्या हो गई, बैटरी हो जाती है। यहाँ पे दोस्तों ये ओम हो गया। यहाँ पे अब इसके अंदर हम क्या गुजारेंगे, धारा गुजारेंगे। तो धारा कितनी है इसमें, 0.2 एम्पियर। इसमें धारा कितनी है, 2 एम्पियर जा रही है। अब ये पूछ रहा है कि इसका आर का मान ज्ञात करो। इस आर का मान, अरे भाई आर का मान ज्ञात करना है, टोटल आपके पास वोल्टेज है और 0.2 एम्पियर है, तो टोटल प्रतिरोध भी तो ज्ञात कर सकते हो ना भाई। टोटल प्रतिरोध ज्ञात कर लीजिए, यह सीधा सीधा भी निकल जाएगा। तो यहाँ से देखो 0.2 एम्पियर जा रही है, लेकिन ये यहाँ पे वोल्टेज का पता नहीं है। तो यहाँ पे आर बराबर दोस्तों V बटा क्या होता है, V बटा I होता है। तो मैं कहूँगा यहाँ पे V कितना है, 12 है और 0.2 है। तो दोस्तों 12, ये ऊपर 0 लगा दी और ये 2। तो दोस्तों यहाँ पे 120, 2, 60 ओम आएगा कुल।
60 में से दोस्तों जब ये दोनों 30 ओम हो गए और टोटल 60 है, तो दोस्तों ये आर का मान कितना आ जाएगा? तो मैं कहूंगा आर बराबर दोस्तों यहाँ पे 60 माइनस दोस्तों ये दोनों बोलो कितने हो गए? ये 30 हो गए, तो ये 30 तो बराबर बोलो R3 कह दीजिए, इसे R3 कह दीजिए, तो R3 बराबर कितना आ जाएगा? 30 ओम आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे 30 ओम बोलो क्या आ जाएगा? आपका आंसर आता है। क्लियर यहाँ पे? अगला, ठीक है, अगला प्रश्न लीजिएगा 14 नंबर। फेरिड रिले में फेराइड शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों? यहाँ पे राइट और रोड स्विच का संयोजन होता है, वोल्टेज स्टेबलाइजर घटक होता है, ऊष्मीय प्रचालन रिले होती है, और दोस्तों धारा सेंसिंग रिले का एक प्रकार होता है। तो दोस्तों यहाँ पे फेराइड रिले जो होती है, फेराइड शब्द का क्या अर्थ होता है? अब देखो फेराइड जो शब्द होता है ना, ये कई तरीके से होता है। एक आपके फेरिड प्रकार का युक्त चौक भी होता है, जिसमें कार्बन और ग्रेफाइट की दोस्तों क्या बनी होती है? रोड बनी होती है। तो राइट और रोड स्विच वोल्टेज स्टेबलाइजर घटक होता है, उसमें प्रचालन रिले होती है, और धारा सेंसिंग रिले भी होती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपकी फेरिड रिले जो होती है, वो दोस्तों वोल्टेज स्टेबलाइजर के अंदर दोस्तों हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं, जिसमें फेरिड कोर का दोस्तों प्रयोग किया जाता है। तो राइट ऑप्शन बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 नंबर होता है। नेक्स्ट यहाँ पे 15 नंबर की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प TRIAC के ट्रायक की कार्य प्रणाली का सर्वोत्तम वर्णन करता है? यह AC और DC दोनों धाराओं पर स्विच का कार्य करता है? जी नहीं। यह ऊर्जा को दोस्तों संग्रहित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ये भी दोस्तों ऊर्जा को संग्रहित तो नहीं करता। धारा नियंत्रण करता है? ट्रायक है। दूसरा दोस्तों यह वोल्टता नियंत्रित युक्ति है? तो दोस्तों वोल्टता नियंत्रित तो नहीं, धारा नियंत्रण युक्ति जरूर है ये। तो यहाँ पे हमसे पूछा जाए ट्रायक, तो दोस्तों ट्रायक की अगर मैं बात करूं, तो ट्रायक की यहाँ पे ये इस प्रकार से दोस्तों बनेगा। तो ट्रायक दोस्तों ये होता है यहाँ पे मैन टर्मिनल 1, मैन टर्मिनल 2, और यहाँ पे दोस्तों ये होता है गेट। तो ये तो हो गया इसका सिंबल। लेकिन दोस्तों यहाँ पे दो SCR को दोस्तों यहाँ पे समांतर क्रम में जोड़ा गया है। यहाँ पे हम कहते हैं कि ये दो SCR को दोस्तों क्या जोड़ा गया है? समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो यहाँ पे ये तो हो गया मैन टर्मिनल 1, और दोस्तों यहाँ पे कैसे भी जोड़ दो मैन टर्मिनल 2, और दोस्तों यहाँ पे ये हो गया मेरा गेट। इस प्रकार से दोस्तों ये होता है। तो यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ PN, तो 1 2 3, तो दोस्तों इसमें PN जंक्शन की अगर बात करें तो 3 होता है। दूसरी चीज यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, परत होती है, इसमें परत 4 होती है। और यहाँ पे विक्षेपण परत की अगर मैं बात करूँ, विक्षेपण परत, तो दोस्तों विक्षेपण परत 3 होती है। यहाँ पे दोस्तों टर्मिनल की बात करें तो 3 होते हैं। दोस्तों अगर मैं दिशा की बात करूं, तो दोस्तों ये दोनों दिशा में काम करता है, यानी दोनों दिशा में फॉरवर्ड और रिवर्स में काम करता है, इसलिए इसको बाई डायरेक्शनल युक्ति के नाम से भी जाना जाता है। किसमें? तो बाई डायरेक्शनल युक्ति के रूप में भी दोस्तों इसको जाना जाता है और पहचाना जाता है। तो यहाँ पे बाई डायरेक्शनल युक्ति के रूप में, जी हाँ, 2 दिशीय युक्ति होती है। तो यहाँ पे बोलो ये ट्रायक जो होता है ये 2 दिशीय युक्ति है कि नहीं है। और दूसरा ये कंट्रोल की बात करते हैं, कंट्रोल की दोस्तों बात करते हैं, तो कंट्रोल के लिए दोस्तों ये जो युक्ति होगी ये धारा नियंत्रण युक्ति होगी। एक इसका भाईबंध और होता है डायक। तो दोस्तों डायक भी धारा नियंत्रण युक्ति होती है, और ट्रायक भी कौन सी युक्ति होती है? तो ट्रायक भी मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे आपके ट्रायक जो युक्ति होती है वो भी कौन सी युक्ति हो जाएगी? धारा नियंत्रण युक्ति होती है। तो राइट ऑप्शन बोलो कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपके 16 नंबर। 3 फेज स्टार संयोजित AC परिपथ के संबंध में गलत कथन का चयन करो। किसमें गलत कथन और किसमें? लेकिन 3 फेज स्टार के अंदर। तो दोस्तों स्टार की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे स्टार की अगर मैं बात करूं इस प्रकार से, तो दोस्तों स्टार के लिए यहाँ पे हम कहेंगे
कि ये संतुलित भी हो सकता है और असंतुलन के लिए भी दोस्तों इसको यूज किया जा सकता है, यानी असंतुलित लोड। तो यहाँ पे असंतुलित लोड के लिए दोस्तों इसको ज्यादातर प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें से क्या निकलेगा, न्यूट्रल निकलता है और एक प्रकार का दोस्तों ये श्रेणी संयोजन होता है, और श्रेणी में दोस्तों धारा समान होती है। यहाँ पे धाराएं क्या हो जाती है दोस्तों, समान होती है, धारा समान होती है, और वोल्टेज दोस्तों इसमें क्या होता है, अलग अलग। तो धारा यानी IL बराबर दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, IPH दोस्तों समान होती है। दूसरी चीज यहाँ पे जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज दोस्तों VL दोस्तों ज्यादा होता है, और यहाँ पे लाइन वोल्टेज दोस्तों क्या होता है, सॉरी फेज वोल्टेज दोस्तों क्या होता है, कम होता है। लेकिन उसको बराबर करने के लिए √3 से दोस्तों क्या किया जाता है, गुणा कर दिया जाता है। दूसरी चीज मैं ये भी कहूंगा कि इसके अंदर दोस्तों ये 3 धाराएं दोस्तों जाती है, 3 धाराएं दोस्तों जाती है, और ये तीनों धाराएं क्या होती है, असमान में अलग अलग होती है। तो दोस्तों यहाँ पे न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल से दोस्तों आती भी है, तो यहाँ पे कहूंगा RYB। तो दोस्तों यहाँ पे इन तीनों का जो योग होता है वो बोलो किसके बराबर होगा, अरे न्यूट्रल के बराबर होता है। तो लाइन वोल्टेज जो होता है वो परिपथ किसी भी दो लाइनों के बीच के वोल्टेज का होता है। दो यानी लाइन वोल्टेज जो होता है वो परिपथ के किसी भी दो लाइनों के बीच का होता है। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दोष नहीं है। यहाँ पे ये कह रहा है कि ये है और ये इस प्रकार से है, तो ये दो लाइन है, तो दो लाइनों के बीच में ये वोल्टेज है, इसको दोस्तों हम क्या कहते हैं, लाइन वोल्टेज के नाम से जानते हैं, लाइन वोल्टेज के रूप में। अगर दोस्तों मैं ये कह दूं कि यहाँ पे ये आपका क्या है भाई, ये आपकी L1 कह दो, L2 कह दो और ये L3 कह दो, या RY भी कह सकते हो, ये मेरा न्यूट्रल है। अगर फेज और न्यूट्रल के बीच में दोस्तों वोल्टेज मापना है तो दोस्तों इसे कहते हैं VPH यानी फेज वोल्टेज कहते हैं। फेज वोल्टेज जो होता है न्यूट्रल और परिपथ के बीच में, फेज के बीच में होता है। तो न्यूट्रल और दोस्तों यहाँ किसी फेज के बीच में दोस्तों वोल्टेज मापा जाता है, तो उसे आसानी से हम बोलो क्या नाम देंगे, तो यहाँ पे फेज वोल्टेज कहते हैं। लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज से उच्चतर होता है, यानी मैंने पहले कह दिया कि लाइन वोल्टेज दोस्तों ज्यादा होता है और फेज वोल्टेज दोस्तों यहाँ पे PH यहाँ पे कब होता है। ये बात चल रही है दोस्तों स्टार के अंदर ओनली, तो ये बात भी दोस्तों लाइन वोल्टेज जो होता है फेज वोल्टेज से उच्चतर होता है, ये बात भी सही है। फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज से उच्चतर होता है, जी नहीं, ये बात दोस्तों सरासर क्या होती है, गलत हो जाती है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका 4 नंबर होता है। क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 नंबर आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन होता है। अगला दोस्तों यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वी ब्लॉक में दो स्थितियों में क्लैंपिंग के लिए दोनों ओर एक वी खांचा और 2 खांचे स्लॉट्स होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे वी ब्लॉक में 2 स्थितियों में क्लैंपिंग के लिए दोस्तों दोनों ओर एक वी खांचा और 2 खांचे स्लॉट के प्रयोग किए जाते हैं। तो सिंगल लेवल या सिंगल खांचा ब्लॉक होता है, डबल लेवल और सिंगल खांचा वी ब्लॉक होता है। यहाँ पे दोस्तों सुमेलित युग्म वी ब्लॉक होता है। सिंगल लेवल डबल खांचा, सिंगल तो लेवल है और डबल खांचा वी ब्लॉक होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो वी ब्लॉक की बात चल रही है ये, यानी कोई भी मोटर होती है यानी यूं, तो दोस्तों ये इस प्रकार की बात चल रही है यूं, ठीक है, इस प्रकार के जो वी ब्लॉक होते हैं ये। तो यहाँ पे तो ये सिंगल लेवल और डबल खांचा वी ब्लॉक होता है। तो राइट ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर होता है। 18 नंबर यहाँ पे टेरोइडी प्रेरित्र की आकृति दोस्तों खालिस्तान जैसी होती है। तो प्रेरित्र यानी चौक आपका, ठीक है, तो वलय होती है, शंकु होती है और बेलन होता है, और यहाँ पे घन होती है। तो दोस्तों यहाँ पे हम सीधा ये कहते हैं, देखो इसमें ये तो होता है, अगर मैं फेराइटी कह दूं तो ये बीच में दोस्तों ये आपका क्या होता है, यहाँ पे ये कोर होती है और कोर के ऊपर दोस्तों क्या लपेटी जाता है, ये तार लपेटा जाता है। तो यहाँ पे एक बिल्कुल ये वलयाकार ही तो होगा भैया, तो ये वलयाकार ही होगा और यहाँ पे दोस्तों ये सप्लाई देते हैं। तो ये अब ये फेराइटी जो आकृति की बात कर रहा है तो वलया होगा, शंकु हो गया, बेलन हो गया, ये हो गया।
तो बेलन देखो अलग अलग चीज है। अगर केवल प्रेरित्र की बात कर रहे हैं तो वलयाकार हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे वलयाकार आकृति का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। यहाँ पे जो आपके प्रेरित्र होता है, तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका चोक होता है, यहाँ पे जो चोक हो गया, इसका प्रतिरोध दोस्तों क्या होगा, उच्च। प्रतिरोध यहाँ पे उच्च होता है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी यहाँ पे, यानी आवृत्ति। भाई आवृत्ति क्या होगी, आवृत्ति यहाँ पे उच्च होती है, यानी उच्च आवृत्ति के लिए दोस्तों प्रयोग किया जाता है। मैं बात करूं यहाँ पे कि जो चोक होते हैं यानी प्रेरक, तो ये प्रेरक कितने प्रकार के हो जाएंगे, 3 प्रकार के। एक होता है आपके कौन सा, लोहे क्रोड, लोहे क्रोड युक्त, यहाँ पे लोहे क्रोड युक्त। दूसरा होता है यहाँ पे मैं कहूंगा यहाँ पे फेराइट, यहाँ पे फेराइट प्रकार का। और एक होता है दोस्तों यहाँ पे आपके वायु क्रोड, ठीक है, वायु क्रोड। जो यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये लोहा क्रोड होता है, ये तो निम्न फ्रीक्वेंसी के लिए यूज लिया जाता है। अब निम्न फ्रीक्वेंसी जैसे आपके 50 रटज है, तो यहाँ पे आप प्रयोग ले सकते हो। सिलिकॉन स्टील की जो पत्तियां होती है उनको दोस्तों एक चिपका करके और उसके ऊपर लेमिनेशन लगा करके यहाँ पे तांबे का तार लपेट करके दोस्तों बनाया जाता है। यहाँ पे अब इसका उपयोग जो आपके फ्लोरोसेंट होती है, सोडियम वेपर लैंप होते हैं, मरकरी वेपर लैंप होते हैं, मशीन होती है आदि में दोस्तों इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बात करूंगा कि जो फेराइड और ये कोर युक्त होता है दोस्तों, ये दोनों ही दोस्तों यहाँ पे ये फेराइड वाला होता है, तो इसमें तो दोस्तों प्रतिरोध ही क्या पाया जाता है, उच्च पाया जाता है। प्रतिरोध होने के कारण उच्च आवृत्ति में प्रयोग करते हैं। और उच्च आवृत्ति की मैं बात करूं तो यहाँ पे सीधा सीधा सा हम ये कहेंगे कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण होते हैं, टीवी है, रेडियो है, रिसीवर है, ट्रांसमीटर है, इनमें दोस्तों प्रयोग किया जाता है। और एक होता है वायु क्रोड, तो ये दोस्तों एक कुंडली के रूप के अंदर ये प्रयोग किया जाता है। तो ये वायु कुंडली के रूप में दोस्तों ये सीधा सीधा सा प्रयोग किया जाता है जी, ठीक है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ये तो वलय। नेक्स्ट 19 नंबर की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो तेल पूरित ट्रांसफॉर्मर में खनिज तेल किस प्रयोजन के लिए दोस्तों उपलब्ध कराया जाता है। अब ऐसा ट्रांसफॉर्मर जिसके अंदर आप तेल डाल रहे हो, तो दोस्तों तेल का सीधा सीधा सा यहाँ पे कार्य आपसे पूछा जाए तो पहला कार्य होता है दोस्तों यहाँ पे कूलिंग का, तो यानी कूलिंग यानी शीतलन प्रदान करना। दूसरा कार्य होता है ट्रांसफॉर्मर में तेल का कि जो वाइंडिंग होती है उस वाइंडिंग के लिए दोस्तों इंसुलेशन प्रदान यहाँ पे, तो इंसुलेशन प्रदान करना। और तीसरा होता है कि जो अंदर की तरफ बुश इलेक्ट्रोड जाती है, तो वाइंडिंग हम लगाते हैं, वाइंडिंग का टर्मिनल, तो वहां पे स्पार्किंग की संभावनाएं बन जाए गलती से, तो उस स्पार्किंग को दबाना भी दोस्तों होता है। तो यहाँ पे स्पार्किंग, तो दोस्तों यहाँ पे स्पार्किंग को दबाना भी होता है। तो शीतलन और इंसुलेशन दोनों प्रयोजन में नमी को नहीं रोकता, नमी को रोकने के लिए तो दोस्तों कौन आएगा, सिलिका जेल। यहाँ पे आप बात कह सकते हो सिलिका जेल। यहाँ पे केवल इंसुलेशन और केवल शीतलन नहीं, शीतलन और इंसुलेशन दोनों प्रयोजन में दोस्तों इसका हम क्या करते हैं, प्रयोग किया जाता है। जो आपके पास में ऑयल होता है वो दोस्तों ऑयल 2 प्रकार से होता है, एक खनिजीय ऑयल होता है, एक सिंथेटिक ऑयल होता है। यहाँ पे अगर मैं तेल की अगर बात करूं, ऑयल की बात करूं, तो दोस्तों ये एक प्रकार का प्राकृतिक तेल होता है। इसके अंदर दोस्तों ये विद्युत का अच्छा अचालक होता है, ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, इसमें नमी नहीं होती है, इसकी श्यानता दोस्तों बिल्कुल न्यूनतम होनी चाहिए, और इसकी पैरावैद्युतिक जो सामर्थ्य होती है वो दोस्तों क्या होनी चाहिए, ज्यादा। इसका विशिष्ट जो प्रतिरोध होता है, भाई इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो 109 ओम मीटर होना चाहिए, ठीक है। अम्लता जी, अम्लता भी होती है इसमें। तो ये सारी चीजें, इसमें स्लेज जो होता है, स्लेज यानी जो कीचड़ होता है वो कितना होता है, तो 1.2% दोस्तों इसके अंदर कीचड़ यानी अपंग जो होता है, स्लेज यानी गाद आप कह सकते हो, तो ये पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं 20 नंबर, यदि प्रेरकत्व L को दुगना कर दिया जाए तो प्रेरणिक प्रतिघात पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ प्रेरणिक प्रतिघात की बात करें तो XL बराबर दोस्तों 2 पाई क्या हो जाता है, FL होता है। अब ये सीधा सीधा सा ये कह रहा है कि भैया प्रेरकत्व को दुगुना कर दिया जाता है। भाई प्रेरकत्व जो होता है इसको दुगुना कर रहे हो आप, ये दुगुना कर रहे हो तो भाई ये भी तो दुगुना होगा ना सीधा सीधा।
तो ये भी दुगुना होगा क्योंकि समानुपाती है। तो हम सीधा सीधा कहेंगे कि यहाँ पे प्रेरकत्व को दुगुना कर दिया जाए तो प्रेरणिक प्रतिघात भी दोस्तों क्या हो जाता है, सीधा सीधा सा दुगुना हो जाता है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा भैया, 3 नंबर हो जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसमें। 21 नंबर प्रश्न आता है, स्क्राइबर के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे स्क्राइबर की नोक बहुत तेज होती है, इसलिए इन्हें बहुत सावधानी से हैंडल करना चाहिए। बिल्कुल, पहले तो मैं ये बता दूं स्क्राइबर होता क्या है। स्क्राइबर दोस्तों एक ऐसा टूल्स है, जैसे कि नॉर्मल यहाँ पे हम सीधा कहेंगे कोई भी जैसे चद्दर होता है, ठीक है, कोई भी सीट होती है, उसके ऊपर जब वेल्डिंग करते हैं तो वहां पे वेल्डिंग के जो कण होते हैं वो सीट के ऊपर चिपक जाते हैं, तो वहां से उनको छुड़ाने के लिए स्क्राइबर का प्रयोग किया जाता है। अब ये स्क्राइबर जो होता है ये विभिन्न प्रकार के होता है, ये सिंगल हैंड भी होता है, ये दोस्तों ये काऊ की जो नोक होती है उसके समान भी होता है, और डबल हैंड भी ये होता है। तो स्क्राइबर की जो नोक होती है बहुत तेज होगी, बिल्कुल धार ज्यादा होती है, तभी तो जो एक्स्ट्रा जो भाग है वो चिपके रहते हैं वो छूटेंगे। तो यहाँ पे नोक बहुत तेजी से होती है, इसलिए इन्हें बहुत सावधानी पूर्वक हैंडल करना चाहिए। बिल्कुल ये बात तो आपकी सही है। ये पूछ रहा है नहीं है, लेकिन रेखाएं खींचते या कुरेदते समय स्क्राइबर का उपयोग पेंसिल की तरह किया जाता है। ठीक है, दूसरा होता है स्क्राइबर को अपनी जेब में न रखें, और एक होता है दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उपयोग करते समय नोक पर कोर्क लगाया जाए। तो दोस्तों यहाँ पे जो स्क्राइबर होता है भाई, स्क्राइबर एक पेन की तरह, यहाँ पे मैं कहूं कि जैसे लोहे की चद्दर होती है, उस चद्दर पर आपको मार्किंग करनी है, वहां से काटना है, ठीक है, तो पेन की तरह होगा स्क्राइबर वहां पे। तो स्क्राइबर जो होता है वो एक क्रोचने के लिए भी दोस्तों यहाँ पे आप रेखाएं खींच सकते हो। तो यहाँ पे ये कह रहा है दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उपयोग करते समय उसकी नोक पर कोर्क लगाए। अरे जब आप प्रयोग ले रहे हो, प्रयोग लेते समय भाई उस पर ढक्कन कैसे लगाओगे, मुझे ये बताओ। तो दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भैया कह रहा है दुर्घटनाओं को रोक दो और उसके आगे टोपी लगा दो, टोपी लगा के फिर काम में लो। अरे यार मुझे यहाँ पे पूरा का पूरा स्केच बनाना है, स्केच करूंगा तो टोपी कैसे लगा सकता हूं। तो ये बात इसकी क्या होती है, गलत होती है, इसलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4 नंबर सही हो जाएगा। यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कारण है कि व्यापक रूप से तांबे का उपयोग विद्युत तारों में चालक के रूप में किया जाता है। यहां पे आपको क्या बताना है, प्राथमिक कारण है कि व्यापक रूप से तांबे का उपयोग विद्युत तारों में चालक के रूप में किया जाता है। प्राथमिक कारण भाई एल्यूमिनियम का भी तो ले सकते हैं, लोहे का भी ले सकते हैं, तांबे का ही क्यों लेते हैं। तो ऑप्शन देखो, तांबे में निम्न प्रतिरोध है और उच्च चालकता है, ये बात सही है क्या भाई। चालकता के अकॉर्डिंग देखते हैं तो चांदी को पहली प्राथमिकता दी जाती है, दूसरी दोस्तों यहाँ पे आपका तांबा ही होता है, तीसरा यहाँ पे आपका कौन हो जाएगा, सोना हो जाएगा, नंबर 4 हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम, नंबर 5 हो जाएगा आपका टंगस्टन। ठीक है, तो ये चालकता के घटते क्रम है, तो सबसे टॉप पे तो ये हो जाएगा। तो ये तो कह रहा है तांबे में निम्न प्रतिरोध है और उच्च चालकता है, ये बात तो सही है। ठीक है, दूसरा है तांबे का गलनांक निम्न होता है। भाई निम्न की अगर हम बात करते हैं तो एल्यूमिनियम का तो सब इन तीनों में देखा जाए तो इसका कम है उल्टा एल्यूमिनियम का, जबकि इसका तो ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे तांबे में विद्युत के प्रति उच्च प्रतिरोध है, तांबे में विद्युत के प्रति उच्च प्रतिरोध, ये बात भी दोस्तों समझने लायक नहीं है कि उच्च प्रतिरोध है विद्युत के प्रति, नहीं। तांबा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और सस्ता भी है, नहीं भाई साहब। अगर ये एल्यूमिनियम के लिए कहता तो हम बात करते कि हमारे राजस्थान या फिर राजस्थान के अलावा जैसे इंडिया के अंदर जाते हैं तो भी एल्यूमिनियम प्रचुर मात्रा में है, राजस्थान में तो नंबर 1 पे आपका एल्यूमिनियम है, लेकिन यहाँ पे तांबा जो है प्रचुर मात्रा में नहीं है और सस्ता भी नहीं है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ पे प्रचुर मात्रा में होता तो ACSR के जितने भी चालक तार है वो हम किसके बनाते, फिर तांबे के बनाते। सबसे ज्यादा जो ACSR है, ACSR जो चालक तार है वो किसके बनाए जाते हैं,
एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं, क्योंकि हमारे पास में एल्यूमिनियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे 23 नंबर, आयतन का एसआई मात्रक है। तो दोस्तों ये तो आपको बताना पड़ेगा आराम से, क्योंकि आयतन है और आयतन देखा जाए तो एक साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, मानते हैं टेक्निकल के अंदर ये इलेक्ट्रिकल के अंदर है, लेकिन इलेक्ट्रिकल के अंदर तो बहुत न्यूनतम आता है आयतन। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, मिलीलीटर में, घन मीटर में, लीटर में और घन सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे आयतन क्या है भाई, 3 डिमेंशन, तो यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, 3L आ जाएगी, और 3L को ही अपन क्या कहते हैं, घन मीटर कह सकते हैं, या मीटर क्यूब के रूप में आप इसको कह सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें तो ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। नंबर 4, एक संतुलित 3 फेज प्रणाली में प्रणाली द्वारा शक्ति प्रदत्त यानी प्रदत्त शक्ति पर निर्भर करती है। संतुलित, ये शब्द को आपको पकड़ना है, क्योंकि सबसे ज्यादा गलती जो होगी संतुलित असंतुलित पे ही होगी। और 3 फेज प्रणाली में जो प्रणाली द्वारा प्रदत्त शक्ति है वो क्या करती है, तो केवल फेज धारा, केवल शक्ति गुणांक, केवल फेज वोल्टता, फेज धारा और शक्ति गुणांक, संतुलित की बात कर रहा है। तो यहाँ पे मैं नॉर्मली ये कहूं तो दोस्तों, जैसे डीसी के अंदर मैं ये कहूं तो P बराबर सीधा VI होता है। यहाँ पे अगर मैं AC के अंदर आता हूं तो यहाँ पे सिंगल फेज, और सिंगल फेज के अंदर P बराबर VI cos थीटा हो गया। ठीक है, दूसरा मैं ये कहूं 3 फेज के अंदर P बराबर √3 VL IL cos थीटा, ये किस में आएगा, लाइन के लिए, लाइन टू लाइन। और एक होता है 3 फेज के अंदर P बराबर ओनली 3 VPH यानी फेज वोल्टेज और फेज धारा cos थीटा, तो ये किस में, ओनली फेज में। ठीक है, तो आप संतुलित के लिए प्रणाली में हैं तो केवल फेज धारा से पता लगा सकते हो, नहीं, शक्ति गुणांक से, फेज वोल्टता से, और यहाँ फेज वोल्टता, फेज धारा और शक्ति गुणांक। तो दोस्तों यहाँ पे क्योंकि फेज के लिए यहाँ पे भाई संतुलित है, ठीक है, तो यहाँ पे अब ये भी ऑप्शन में नहीं है आपके पास, तो क्योंकि लाइन वोल्टेज का जिक्र ही नहीं कर रहा हूँ, तो फेज वोल्टेज, तो फेज धारा और शक्ति गुणांक, इन तीनों का होना जरूरी होता है। उससे ही आप क्या निकाल सकते हो, पावर ज्ञात कर सकते हो। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 4 नंबर। यहां से आसानी से आप कैसे भी निकाल सकते हो, पावर पूछे तो निकाल सकते हो। सिंगल फेज में 3 फेज लाइन के अंदर, ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले भी आया था, वहां ऑप्शन ये भी था, लेकिन उसने लाइन टू लाइन पूछा, इसलिए यहाँ पे ये कर सकते हैं। और बिना cos थीटा की पूछे तो वो डीसी का हो जाएगा, क्योंकि डीसी के अंदर जो पावर फैक्टर होता है वो सीधा इकाई माना जाता है। नेक्स्ट 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भू क्षरण परिपथ वियोजक यानी कि सर्किट ब्रेकर, तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर ELCB का सबसे सामान्य अनुप्रयोग है। विद्युत उपकरणों को अति भार से बचाना यानी ओवरलोड से बचाने के लिए ELCB प्रयोग करते हो क्या, जी नहीं। इमारतों में विद्युत आग को रोकना, विद्युत वोल्टेज पारेषण लाइनों की सुरक्षा करना, पारेषण लाइनों की सुरक्षा होगी क्या। प्रणाली में वोल्टेज के उच्चावच, ये उच्चावच है, उच्चावच का पता लगाना, वोल्टेज के उच्चावच का पता लगाना, तो ये भी दोस्तों इसमें गलत होता है। उच्चावच का पता थोड़ी लगाएगा भाई। ELCB का मतलब क्या है, ELCB एक प्रकार की क्या होती है, सुरक्षा युक्ति। ठीक है, यहाँ पे इसका पहला कार्य होता है कि जो भी विद्युत आघात होता है उसको बचाना, तो यानी विद्युत झटका, विद्युत झटके से दोस्तों बचाना। दूसरा, जैसे लीकेज धारा होती है उससे सुरक्षा करना, लीकेज धारा और लीकेज धारा से। और दोस्तों यहां पे एक आपके विद्युतीय आग को रोकना, विद्युत आग को रोकना। ELCB होती है, इसका दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सिद्धांत, किस सिद्धांत पे काम करती है, तो CBCT कोर बैलेंस करंट ट्रांसफॉर्मर सिद्धांत पे दोस्तों प्रयोग की जाती है। यहाँ पे दोस्तों जो ELCB होती है ये आपके मिली एम्पियर, दोस्तों इसकी क्या होती है, रेटिंग होती है, तो मिली एम्पियर इसकी क्या हो जाएगी, रेटिंग। इसका संयोजन कहाँ करते हैं, संयोजन जैसे कि आपके यहाँ पे ऊर्जा मीटर होता है,
और यहाँ पे आपका मेन बोर्ड होता है, बोले तो एमसीबी, एमसीबी कह सकते हो। तो एमसीबी से तो पहले लगाएंगे और ऊर्जा मीटर के दोस्तों बाद में लगाएंगे, किसको, ईएलसीबी को। ठीक है, तो ईएलसीबी कहां लगेगी, तो ऊर्जा मीटर के तो बाद में लगेगी, और मेन स्विच आपका आइसोलेटर हो सकता है, या फिर दोस्तों आपके एमसीबी, तो इससे पहले की तरफ लगाते हैं। ईएलसीबी का आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि यहाँ पे सुद्रा रूप, तो यहाँ पे जो सुधरा हुआ रूप होता है वो क्या होता है, आरसीसीबी होती है, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर होता है। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा ईएलसीबी, तो ईएलसीबी का कार्य क्या क्या हो गया, तो हम कहेंगे पहला कार्य तो होता है विद्युत झटके से सुरक्षा करना, दूसरा लीकेज से सुरक्षा करना, और विद्युत आग से सुरक्षा करना, क्योंकि विद्युत आग पूरा इंसुलेशन को पिघाल देगी, टच हो जाएगा तो लीकेज होगा, लीकेज होते तुरंत क्या करेगी, पूरा सर्किट को तोड़ देगी और आराम से आग से सुरक्षा बच जाएगी। तो दोस्तों राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, कि इमारतों में विद्युतीय आग से रोकना या सुरक्षा करना होता है। तो दोस्तों ये थे आज के जो टॉप क्वेश्चन है यहाँ पे, कि जैसे कि 2000 प्रश्नों की जो सीरीज चल रही है उसमें से आपके ये 25 क्वेश्चन, अब आप इसे 25 क्वेश्चन मानते हो या 25 के साथ में अन्य कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, वो आप एक बार जरूर कमेंट करके बताना कि ये आपको सेशन कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।